Hello and welcome once again with Rashid Arshad Qadri. Today we are going to discuss about the suspensions. What are the guidelines for the suspensions in Indian Railway Service? मेरे ख्याल में सस्पेंशन जो वर्ड है वो सभी ने सुना होगा और बहुत से लोग ये भी कहते थे कि बोले जो है क्या कहते हैं परेशान कर रहे हैं यार इससे अच्छा सस्पेंड कर दो घर पे जाके आराम करूंगा छुट्टी नहीं मिलेगी तो है ना क्या कहते हैं प्लीज़ बी अवेयर ऐसा ना हो कि आप कभी जो है क्या कहते हैं सस्पेंड हो या कभी ऐसा सस्पेंशन का मौका किसी के भी साथ आए क्योंकि हम सभी लोग जो है क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे हुए हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट से बंधे रहें अपने आप को कोड ऑफ कंडक्ट से बांध के रखें है ना क्या कहते हैं उनकी पूरी तरीके से पालना करें ताकि ऐसी चीज़ों से कभी भी दो चार होना ना पड़े या इससे अब मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ये सस्पेंशन है क्या। वेलकम टू दिस कंप्रिहेंशन ओवरव्यू ऑफ सस्पेंशन रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज। मैं हम सस्पेंशन जो है वो डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स यानी D&AR रूल्स 1968 के अंतर्गत जो है क्या कहते हैं उसका प्रोसीजर दिया गया उसके एप्लीकेशंस बताए गए हैं तो उसी को हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। माई सेल्फ राशिद अरशद कादरी फ्रॉम ज़रासा सॉल्यूशन ZARASS ज़रासा अ ट्रैक ऑफ लर्निंग। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब इट नाउ ताकि आप लोग जो है क्या कहते हैं कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस को देख सके और आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कोई मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। हम उसी को कंटिन्यू करते हैं सस्पेंशन को। सस्पेंशन के कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क क्या होता है। आर्टिकल 309 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो इस बात के लिए हमें एम्पावर करता है कि एम्पावर द अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर टू रेगुलेट रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर पर्सन अपॉइंटेड टू पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस में कोई भी आने वाला आदमी जो है वो आर्टिकल 309 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लेजिस्लेचर है उसको पावर देता है, ठीक है ना। एंड पोस्ट कनेक्टेड द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और एनी स्टेट, या यूनियन से जुड़ी हुई हो या किसी और स्टेट से जुड़ी हुई हो, आर्टिकल 309 से गवर्न होती हैं सभी के सभी पब्लिक सर्विसेज जितनी भी हैं। इसके अलावा रेलवे सर्वेंट्स का D&A रूल्स है 1968 का, जो कि जो है क्या कहते हैं पावर्स जो है उसमें जो हमें प्रोविजंस आर्टिकल 309 कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए पर्टिकुलरली पार्ट 2 गवर्निंग द सस्पेंशन पीरियड सस्पेंशन प्रोसीजर्स जो है वो उसको बताता है। इंपॉर्टेंट, सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी, प्लीज लिसन इट केयरफुली। सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी अंडर D&A रूल्स। पेनल्टीज क्या होती है, माइनर और मेजर पेनल्टी जो होती हैं हम उसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। सस्पेंशन एक पेनल्टी नहीं है, ये एक टेम्पररी मेजरमेंट है जो रेलवे सर्वेंट जो होता है उसको उसकी जो ऑफिस की जो ड्यूटीज़ हैं उनसे डिस्चार्ज करके और अपनी पावर को एक्सरसाइज कर ना सके इसलिए उससे अलग रखने के लिए या उससे दूर रखने के लिए जो है क्या कहते हैं ये मेजर अपनाया जाता है। द लीगल फाउंडेशन ऑफ सस्पेंशन प्रोसीजर ड्राइव्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ये सब ध्यान रखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 309 और D&AR रूल्स 1968 के हिस्से से है। सरकमस्टांसेस कौन सी हो सकती हैं जिसकी वजह से सस्पेंशन हो सकता है। पेंडिंग डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, व्हेन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स आर contemplated or already in progress against a railway servant, suspension may be ordered to prevent interference with the investigation। सस्पेंशन जैसे मैंने बताया पहले कि उसको जो है उसकी ऑफिस ड्यूटीज से या वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सके इसलिए उसको ऑफिस से दूर रखने के लिए बनाया गया प्रोसीजर है। उसके अंतर्गत जाके इंक्वायरी में कोई भी व्यवधान पैदा ना हो। कोई अगर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं द एम्प्लॉइज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज डीम्ड प्रीजुडिशियल और हार्मफुल टू सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, तो इमीडिएट सस्पेंशन में भी वारंटेड। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो किसी के अगेंस्ट में, व्हेन ए क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट एन एम्प्लॉय दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी और ट्रायल, सस्पेंशन में बी एप्रोप्रिएट पेंडिंग रिजोल्यूशन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ये भी किया जा सकता है। द डिसीजन टू सस्पेंड मस्ट बी मेड जुडिशियसली, ऐसे नहीं कि मन किया और कर दिया छोटी सी उस बात पे, नहीं, इसको जुडिशली कंसिडरिंग बोथ द सेवरिटी ऑफ द एलिगेशंस के जो एलिगेशन है क्या वो इतने सीवियर हैं या नहीं है, उसका पोटेंशियल इम्पैक्ट जो है रेलवे ऑपरेशंस पर क्या पड़ेगा उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए किसी व्यक्ति को सस्पेंड करने से पहले। सस्पेंशन दो पर्पस जो है क्या कहते हैं सर्व करता है, प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रिटी वाइल इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस टू द टू देयर लॉजिकल कंक्लूजन। जब तक कोई इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचती तो उसके सेफ गार्ड और उसकी इंटीग्रिटी के तौर पर यानी प्रोटेक्ट करने के तौर पर काम करता है ये सस्पेंशन जो है, यानी उसका इंटरफेरेंस से नहीं हो एम्प्लॉय का जो भी उस पर्टिकुलर जो है क्या कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में
जो है आया है और उसको जो है डिसिप्लिनरी एक्शन उसके अगेंस्ट में प्रोसीड करना है कोई। सस्पेंशन पीरियड कितना हो सकता है, इसके रिव्यू करने का मैकेनिज्म क्या होता है। इनिशियल पीरियड जो सस्पेंशन का है वो 90 डेज का हो सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ सस्पेंशन ऑर्डर। सस्पेंशन ऑर्डर जिस दिन से इशू की जाए वहाँ से 90 दिन का हो सकता है। इनिशियल पीरियड जो होता है वो वैलिड होता है 90 डेज तक के लिए। और 90 डेज में जो है क्या कहते हैं एक रिव्यू कमेटी बनाई जाती है जो रिकमेंडेशन देती है इनिशियल 90 डेज के पूरे होने से पहले पहले रिव्यू कंडक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, केवल उसके आधार पर कि इसका जो सस्पेंशन है उसको आगे जारी रखना है या सस्पेंशन को रिवोक करना है। इसका एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 180 डेज तक का हो सकता है एक बार में। इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सब्सिक्वेंट रिव्यूज किए जाते हैं हर बार। फर्दर रिव्यूज कंडक्टेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ ईच एक्सटेंडेड पीरियड। हर बार रिव्यूज से पहले करना होता है कि इसको और बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। ठीक। देर इज नो फिक्स्ड अपर लिमिट। अपर लिमिट कोई फिक्स नहीं है। कोई आदमी 1 साल 2 साल कितने भी टाइम के लिए सस्पेंड रखा जा सकता है बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिव्यू कमेटी। Provided the competent authority continues to extend it upon each review, this flexible approach ensures that complex cases receive appropriate time for resolution while maintaining accountability through regular reviews. Competent authority and exceptional circumstances क्या हो सकती हैं जिसमें जो है क्या कहते हैं सस्पेंशन को लेकर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या होता है कि स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो है क्या कहते हैं जो शेड्यूल 1, 2 और 3 है रेलवे सर्वेंट डी रूल्स के, यानी DNR रूल्स जो 1968 है उसके शेड्यूल 1, 2, 3 में जो है क्या कहते हैं कंपिटेंट अथॉरिटी बताई गई है रेलवेज की, जो किसी व्यक्ति को सस्पेंशन की तरफ ले जा सकती है या सस्पेंड कर सकती है। वो अथॉरिटीज़ बताई गई हैं। ठीक है कि उनकी ग्रेड क्या होगी, उनकी पोजीशन क्या होगी, उसके आधार पर हायरार्किकल जो है अथॉरिटी है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो हायर अथॉरिटीज़ हैं जो शेड्यूल में मेंशन की गई है वो भी किसी सबऑर्डिनेट रेलवे सर्वेंट को एक्सेप्शनल सिचुएशन में इमीडिएटली जो है क्या कहते हैं वो सस्पेंड कर सकती है। लेकिन ऐसी अथॉरिटीज़ को चाहिए कि वो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से ले ले डिटेल जस्टिफिकेशन देते हुए कि क्यों कैसी इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से ये काम किया गया। पोस्ट सस्पेंशन प्रोटोकॉल क्या होता है। आफ्टर इशू के सस्पेंशन ऑर्डर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी मेंटेन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाना चाहिए इंक्लूडिंग रीजन फॉर सस्पेंशन, एविडेंस सपोर्टिंग द एक्शन एंड टाइमलाइन फॉर रिव्यू। ये सारी चीज़ों का रखा जाना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस हैज मेंटेन प्रोसीजर इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोटेंशियल चैलेंजेस टू द सस्पेंशन ऑर्डर। कोई चैलेंज नहीं कर सके, इसलिए इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर चेन ऑफ अथॉरिटी एंश्योर दैट सस्पेंशन ऑर्डर maintain legal validity and follow established administrative protocols within the Indian Railway system। में जो सिस्टम है इंडियन रेलवे का उसके आधार पर जो है क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने सस्पेंड किया है ये पता रहेगा। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं कंटिन्यूसली उसका रिव्यू वगैरह हो रहा है, तो इसलिए इसको भी लगातार ध्यान रखा जाना चाहिए। डीम्ड सस्पेंशन सर्कमस्टांसेस, ऐसी सर्कमस्टांसेस भी हो सकती हैं जहां पर और ये माना जाएगा कि वो सस्पेंड है। जैसे कोई पुलिस कस्टडी में डिटेन हो जाता है 48 घंटे से ज़्यादा के लिए डिटेन हो जाता है, तो जिस दिन वो डिटेन हुआ फर्स्ट टाइम उसी दिन की डेट से वो सस्पेंशन माना जाता है, सस्पेंडेड माना जाता है। किसी को 48 घंटे से ज़्यादा की जेल हो जाती है, तो जब जिस दिन से वो कन्विक्शन होता है जब तक कि उसको डिसमिस, रिमूव या कंपल्सरी रिटायर नहीं किया गया है, तो जिस दिन उसकी जो है कन्विक्शन हुआ उसी दिन की डेट से उसको सस्पेंड माना जाएगा। पेनल्टी ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट सेट असाइड एंड रेमिटेड फॉर फर्दर इंक्वायरी। पेनल्टी वगैरह दी गई थी उसको डिसमिसल की, रिमूवल की या रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट की, लेकिन उसको फर्दर इंक्वायरी करनी है उसकी, यानी तो उसको सेट असाइड कर दिया जाए रखा जाता है, लेकिन उसी दिन से वो भी डीप सस्पेंशन माना जाता है जब तक कि और जो ओरिजिनल ऑर्डर जब जारी हुए हैं अंटिल फर्दर ऑर्डर्स तक वो सस्पेंड रहेगा। कोर्ट सेट्स असाइड पेनल्टी एंड डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज डिसाइडेड टू होल्ड फर्दर इंक्वायरी। मतलब अगर कोर्ट कोई डिसीजन लेता है इस संदर्भ में तो पेनल्टी और जो है क्या कहते हैं वो एक साइड रख दी उसने, अगर कोर्ट ने जो है क्या कहते हैं कि भाई पेनल्टी इस पे पॉज नहीं की जा सकती है, तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये जो है क्या कहते हैं डिसाइड्स टू होल्ड फर्दर इंक्वायरी कि भाई जो है क्या कहते हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर टिल फर्दर ऑर्डर्स, वो भी कोर्ट ने जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन से हो जाएगा। डीम्ड सस्पेंशन अकर्स ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ रूल्स इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। जितना मैंने ये चीज़ें बताई चारों चीज़ें इस इन केसेस में ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाता है। मतलब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बट स्टिल विदाउट रिक्वायरिंग ए फॉर्मल सस्पेंशन ऑर्डर। ठीक है।
जैसे मैंने कहा, बिना कोई ऑर्डर निकाले भी सस्पेंड माना जाएगा, डीम्ड है। द रेलवे सर्वेंट इज कंसिडर सस्पेंड एज ए मैटर ऑफ लीगल कंसिक्वेंस रादर देन थ्रू डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। कोई एक्शन होना जरूरी नहीं है, मतलब। Understanding these provisions is crucial for administrators who must recognize when an employee falls under deemed suspension and ensure appropriate processing of subsistence allowance and other administrative matters। उसके लिए अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग उसको करनी चाहिए रेलवेज को, मतलब ऑटोमेटिकली इन केसेस में। सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होता है सस्पेंशन के दौरान? क्या कोई भी एम्प्लॉय जो है, क्या कहते हैं, नेचुरली बात है, बेचारा जो है, क्या कहते हैं, अगर उसको सस्पेंड किया जाता है तो सस्पेंशन के दौरान जो है, क्या कहते हैं, उसको कुछ तो पैसा दिया जाना चाहिए ताकि उसके घर का खर्चा चल सके। दैट इज कॉल्ड सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस जो है, क्या कहते हैं, अप टू 90 डेज तक 50% ऑफ द पे होता है, और बियॉन्ड 90 अप टू 90 डेज और बियॉन्ड 90 डेज जो है, क्या कहते हैं, ये अप टू 75% तक हो सकता है, या इसको 25% तक भी कम किया जा सकता है। द एस्टैब्लिश यह है कि भाई जो है, क्या कहते हैं, फंडामेंटल जो रूल है 43 और रूल 1342 ऑफ आर चैप्टर 13 ऑफ इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड, ये जो है सब्सिस्टेंस अलाउंस को देने की बात करता है। It enables suspended employee to maintain basic living standards while allegations are being investigated. The allowance increase beyond 90 days 51 से 75% तक किए जा सकते हैं। The employee must submit a certificate, लेकिन ये बढ़ेगा कब? जब वो एक सर्टिफिकेट सबमिट करे इस बात का कि वो किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं है, किसी बिजनेस में एंगेज नहीं है, किसी प्रोफेशन में एंगेज नहीं है, किसी और वोकेशनल वर्क में एंगेज नहीं है, यानी उसकी अर्निंग का और कोई साधन नहीं है। द रिव्यू कमेटी जो है, क्या कहते हैं, मस्ट आल्सो रिकमेंड द इंक्रीज, कि इंक्रीज किया जाना या नहीं किया जाना। कन्वर्सली अलाउंस रिडक्शन 25 to 49%, यानी डाउन साइड भी किया जाता है, मे बी इम्प्लीमेंटेड इफ डिलेज आर एट्रीब्यूटेबल टू द एम्प्लॉइज नॉन कोऑपरेशन। एम्प्लॉय नॉन कोऑपरेशन दिखा रहा है, एम्प्लॉय की तरफ से कोई ऐसी बात हो रही है तो इसको कम भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल जो है, क्या कहते हैं, उसने अपना नॉन एंगेजमेंट जो है, क्या कहते हैं, उसका लेटर ही नहीं, उसका वो फॉर्म ही भर के नहीं दिया अपन को, सर्टिफिकेट ही नहीं दिया कि भाई वो नॉन एंगेजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट बिजनेस एक्सेट्रा, तो नॉन कोऑपरेशन दिखा रहा है, मांग रहे हैं उससे कि भाई दे रहा है दे दे भाई, नहीं दे रहा है तो देन इट्स इन दैट केस वी कैन रिड्यूस इट आल्सो। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस थोड़े से बता देता हूँ, स्पेशली रिलेटेड विद द सस्पेंशन जो है वो SF1 स्टैंडर्ड फॉर्म नंबर 1 है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन होता है। SF2 जो मैंने बताया है, ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन, जैसे हमें पता चलता है वो सस्पेंड तो हो ही गया, हमने ऑर्डर नहीं निकाले, लेकिन उसी दिन से, उसी ऑर्डर के, उसी की डेट से, जैसे कोई आदमी अरेस्ट हुआ तो अरेस्ट होने की डेट से वो सस्पेंड तो माना जाएगा, है ना, क्या कहते हैं, लेकिन उसके ऑर्डर हम बाद में निकालते हैं कि 48 आवर से ज़्यादा रहा है तो उसके ऑर्डर्स निकालते हैं, तो डीप सस्पेंशन के भी हम बाद में ऑर्डर निकालते हैं SF2 के थ्रू। अगर कोई आदमी सब्सिस्टेंस अलाउंस को बढ़ाना चाहता है अब बियॉन्ड 90 डेज, तो उसको नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देना होता है, दैट इज SF3 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म 3। फिर आता है अगर सस्पेंशन को रिवॉक करना हो, यानी उसको ख़त्म करना हो, तो दैट इज SF4। ये याद रखें कि प्रॉपर डॉक्यूमेंट इज एसेंशियल थ्रू आउट द सस्पेंशन process. Each standard form serves a specific purpose in the disciplinary proceedings, ensuring uniformity and procedural compliance across the Indian railway system. पूरे हिंदुस्तान में यही सारे फॉर्म्स यूज होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मस्ट बी फैमिलियर फॉर ईच फॉर्म्स पर्पस एंड प्रॉपर कंप्लीशन रिक्वायरमेंट। अब मेजर पेनल्टी फॉर्म्स की बात करूँ तो SF5 चार्ज मेमोरेंडम फॉर मेजर पेनल्टी, SF6 रिफ्यूजिंग परमिशन टू इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, तो SF6 देना पड़ेगा। SF7 रीजन बताते हुए देना होता है। SF7 अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर, SF8 अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर। माइनर पेनल्टी जो है, क्या कहते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म 11 है, चार्ज मेमोरेंडम फॉर माइनर पेनल्टी। SF11 ए नोटिस टू इम्पोज मेजर पेनल्टी और माइनर चार्जेस, माइनर पेनल्टी चार्जेस। अगर कोई माइनर पेनल्टी चार्जेस तो दी गई थी SF11, लेकिन है ना, क्या कहते हैं, उसको मेजर पेनल्टी देनी है तो 11A के तहत देंगे वो उसके साथ। स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए SF10 डिसिप्लिनरी एक्शन इन कॉमन प्रोसीडिंग्स, एक से ज़्यादा लोग हो तो SF10। SF12 फॉर टेकिंग एक्शन अंडर रूल 14 ऑफ 1। 14(1) में अगर किसी को डायरेक्ट जो क्या कहते हैं, रूल 14(1) जो है DNAR का, वो किसी को डायरेक्ट ही जो है, क्या कहते हैं, रिमूवल करना है, डिसमिसल करना है इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस, स्पेशल कंडीशंस, तो वह SF12 काम में आता है। एक SF14 भी होता है, अगर रिटायर्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अगेंस्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग्स करनी है इस टाइप की, तो वो SF14 भी यूज़ होता है।
तो ये हम देख रहे थे, सस्पेंशन के बारे में समझ रहे थे, सस्पेंशन को समझने का प्रयास किया यहाँ पर। आई थिंक सस्पेंशन को समझ में भी आया होगा लोगों के। सस्पेंशन को लेकर कई बार कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हो सकते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि एग्ज़ाम दे रहे हो आप या ना दे रहे हो, इट डजेंट मीन्स कि आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ही मेरी वीडियोस को देखें। आप वैसे भी जानकारी हासिल करने के लिए रेलवे से रिलेटेड आप इन वीडियोस को को देख सकते हैं और मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ZARASS ज़रा सा सॉल्यूशंस, अ ट्रैक ऑफ लर्निंग। Thank you for watching my videos and for motivating me. Thank you so much.